अब यहाँ पे सवाल ये आता है सर, पॉपुलेशन हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, एक जो स्टैटिस्टिकल डेटा है क्यों हम इसको कलेक्ट करते हैं। तो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा अनइवन है। अनइवन का मतलब जापान की हम बात करें, जापान लाइक दे डोंट हैव एनी मिनरल रिसोर्सेज बट स्टिल दे आर बेटर देन अस। क्यों? अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी को जब हम पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं तो हम बेसिकली कि अगर कोई चीज हो रही है क्यों हो रही है, व्हाई। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ज्योग्राफी। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो सर आज आप क्या करवाने वाले हो, आज आप कौन सा चैप्टर करवाने वाले हो? तो देखो हमारी बुक 1 हमने स्टार्ट की थी, द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की हम बात करें, इसमें ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1 जो था ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा। Now we are going to talk about the world population. Now we are going to talk about the second chapter. अच्छा, सेकंड चैप्टर की हम बात करें, इट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर। समझो फर्स्ट चैप्टर जो था, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो उसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी को समझा एज अ सेपरेट सब्जेक्ट कि ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या रिलेशन है, हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते क्यों हैं। अब क्योंकि हमने सेंटर में ह्यूमंस को रखा है, हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द टर्म पॉपुलेशन। क्यों? पॉपुलेशन है क्या, एग्जैक्टली पॉपुलेशन क्या है? कि जब हम ह्यूमंस की ग्रुपिंग कर देते हैं, इनकी एक क्लस्टरिंग फॉर्म कर देते हैं ओवर द स्पेस, आपको ओवर द स्पेस अलग अलग जगह पर आपको लोग दिखते हैं, दिखते हैं नहीं दिखते? बिल्कुल दिखते हैं सर। तो वही जो फॉर्मेशन, एक ग्रुप फॉर्मेशन जो हो रहा है उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन को वैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या। जन मतलब लोग और संख्या मतलब नंबर्स, यानी कि जो लोगों के नंबर्स हैं उसकी जो स्टडी है वो हमारे पॉपुलेशन में आती है। ठीक है सर। अब यहां पे सवाल ये आता है सर, पॉपुलेशन हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, एक जो स्टैटिस्टिकल डेटा है क्यों हम इसको कलेक्ट करते हैं? सरकार पागल है जो हर 10 साल बाद सेंसस करती है, इसका लॉजिक क्या होता है? तो समझो बेटा, जब हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा होता है, क्योंकि एट द एंड आपके देश की जो पॉपुलेशन है वही आपके देश को आगे ले जाएगी, वही आपकी कैपिटल है, वही आपका वर्कफोर्स है, आपकी इकोनॉमी को कौन आगे ले जाएगा? वो पॉपुलेशन। तो कहीं ना कहीं हमें पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, हमें अपने डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। भाई हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, अगर हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा नहीं होगा कि हमें रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, तो हम किस तरीके से, हमारे पास अगर पॉपुलेशन का डेटा नहीं है तो हम रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेंगे, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसे होगी? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारे पास ये कहां से आएगा कि हमारी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी है, लिटरेसी रेट की हम बात करें, हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, है ना, सेक्स रेशियो की, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन की बात करें, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमें पॉपुलेशन से ही मिलती हैं। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मैंने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस के बारे में बता दिया है। चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस चैप्टर। और इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हम एक काम करते हैं, है ना, क्या काम करते हैं, मतलब मुझे थोड़ा सा छोटा सा ज्ञान देना है तुम्हें। देखो अगर तुम ये चैप्टर को एक रिवीजन पर्पस के लिए देख रहे हो, देन दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी द बेस्ट, देन दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी द बेस्ट। इतनी गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि सी मैं कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करवाने की कोशिश करता हूं ताकि आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो अगर आप रिवीजन पर्पस के लिए देख रहे हो ना तो बेस्ट है, ठीक है। और बस आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, 40 से 45 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट में पूरे चैप्टर को मैं खत्म करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है सर। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, दिस लेक्चर। तो सबसे पहले आपकी चैप्टर में आप एनसीईआरटी जब खोलते हो तो स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट से होती है, और इंट्रोडक्टरी पार्ट में यहां पर बोला जाता है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है या फिर किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है वो इसका रियल वेल्थ है। यानी कि अगर मैं किसी भी देश की पॉपुलेशन की बात करूं, वही होती है पॉपुलेशन जो किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे लेके जाती है। यानी कि आज के टाइम पर कोई भी देश अगर महान है, सो कॉल्ड पावरफुल है, हम यूएस को आज पावरफुल बोलते हैं, हम रशिया को आज पावरफुल बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको पावरफुल बनाने में उस देश के जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा रोल है नहीं? आप मानते हो नहीं मानते? यानी कि कोई देश बहुत आगे है या फिर कोई देश बहुत पीछे रह गया है, बहुत ज्यादा पिछड़ गया है, तो उन दोनों में कहीं ना कहीं उस देश के जो लोग हैं, उस देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंसानों ने ही बनाए हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। स्टार्टिंग आपके इस चैप्टर की यही से हुई है सर। फिर यहां पे बोला गया है, फिर यहां पे क्या बोला गया है, फिर यहां पर एक चीज बोली गई है, क्या बोली गई है कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं सर, पॉपुलेशन की स्टडी क्यों करते हैं सर, क्यों स्टडी कर रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, हमारे पास डेटा होना चाहिए कि भाई हमारा सेक्स रेशियो क्या है सर, मैन एंड फीमेल, मैन एंड वुमेन के बारे में पता होना चाहिए, हमें वर्क फोर्स के बारे में, बर्थ डेथ के बारे में पता होना चाहिए सर, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग पैदा हो रहे हैं। उसके बाद जो अदर जो एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए हैं, रिसोर्सेज के बारे में भाई, क्योंकि समझो रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है ना, और हमें एलोकेशन कैसे करना पड़ेगा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको हमें स्टडी करने के लिए और एक कंक्लूजन पे या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए हमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात करें तो यहां पर उसके बाद क्या डिस्कशन किया गया कि हमारी पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है, कहीं भी हम बात करें पूरी दुनिया की, अगर मैं किसी भी हिस्से की बात करूं तो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा अनइवन है। अनइवन का मतलब
कहीं आपको पॉपुलेशन बहुत हाई दिखेगी, कहीं आपको मॉडरेट लेवल की दिखेगी, कहीं आपको बहुत लो पॉपुलेशन दिखेगी। यानी कि अगर कहीं भी पॉपुलेशन किसी जगह पर सेटल डाउन है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होंगे, है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट हाँ, इतना समझ में आ गया है सर कि अगर हम किसी भी जगह की पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं और वहां पर आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो उस पूरे पैटर्न का एक रीजन होगा। इसी वजह से आपको अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ना होता तो भाई हमारे दुनिया में जितना भी लैंड एरिया है, कितना परसेंट है, 29% है, तो 29% एरिया में इवनली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट होती, है ना, ऐसा होता तो। लेकिन हम हर जगह बस नहीं सकते, हम हर जगह सेटल डाउन नहीं हो सकते, दैट्स व्हाई वी आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है सर। अच्छा, और यहां पर यह भी बोला गया है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है सर। ओके सर, यहां पर एक बहुत बड़े कौन हुआ, बहुत बड़े एक ज्योग्राफर हुए, ठीक है, एक बहुत बड़े थिंकर हुए, इनकी हम बात करें, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ये हिस्टोरियन भी थे। तो जब हमारे ये देश में आए या फिर एशिया साइड आए, तो इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की। जब इन्होंने पूरा एशिया को एक्सप्लोर किया तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एशिया में ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पर बहुत कम लोग हैं, और एंड वाइस वर्सा, और कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर बहुत सारे लोग हैं। यानी कि समझो अगर मैं ये किसी जगह की बात कर रहा हूं, ये कोई स्पेस है, ये कोई जगह है, यानी कि आप समझो हमारी जो पॉपुलेशन है वो ओवर द स्पेस चेंज हो जाती है, ओवर द स्पेस आपको अलग अलग दिखेगी। फॉर एग्जांपल, ये पूरा एक पैच ऑफ लैंड है, पूरा, है ना, बहुत बड़ा लैंड है और करीबन 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यहां पर आपको किसी एक पैच में दिख रहा है, किसी एक स्पेस में दिख रहा है कि यहां पर, पेन चेंज करता हूं, यहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है सर, बहुत 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 बहुत, है ना, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अब समझो कि जब आपने स्पेस चेंज किया तो यहां पर आपको मॉडरेट लेवल की पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, यानी कि ना कम ना ज्यादा, है ना। फिर आपने स्पेस चेंज किया तो किसी एक कोने में आपको बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, बहुत कम। अब ये देखो, ये क्या है, जैसे जैसे स्पेस चेंज हुआ, जैसे जैसे जगह चेंज हुई, वैसे वैसे आपको पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होते हुए दिख रहा है, नहीं दिख रहा? बिल्कुल। और यही बात यहां पर बोली गई है कि एशिया में, इन्होंने भी इसी रिस्पेक्ट में बात बोली कि एशिया में कई सारी जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत कम पॉपुलेशन है और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि हमारे पूरी दुनिया की हम बात करें, वहां पर आपको पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है वो अनइवन मिलता है। ठीक है सर। अब एक यहां पर एक कोट बोला गया है, एक कोट, है ना, एक पोम बोल सकते हो उसको, आप कोट बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो। तो हमारे एक थिंकर हुए, फिलोसफर हुए, इनका नाम था राल्फ वाल्डो एमर्सन, इनकी हम बात करें तो ये जो व्यक्ति है, इन्होंने कुछ बोला है सर, इन्होंने पॉपुलेशन के बारे में कुछ बोला है। इन्होंने बोला है कि उन्होंने किसी देश को आगे ले जाने में जो आपकी जो पॉपुलेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है, उसी के बारे में उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला है कि नॉट गोल्ड। अच्छा, गोल्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय गोल्ड? गोल्ड का मतलब यहां पे सोना से नहीं है, गोल्ड का इस्तेमाल यहां पर एज अ मेटाफर की तरह किया गया। गोल्ड का मीनिंग यहां पर जितनी भी कीमती चीजें हैं या फिर जितनी भी जरूरी चीजें हैं, जितनी भी जरूरी रिसोर्सेज हैं, उनकी यहां पर बात की जा रही है। इन्होंने बोला कि ये सारी जो चीजें ना इतनी जरूरी नहीं है जितना मैन एंड विमेन। अच्छा, इसको कंफ्यूज मत करना, ब्रैकेट में WO लिखा हुआ है, मैन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर मैन एंड विमेन दोनों की बात की जा रही है, यानी कि एक तरीके से लोगों की बात की जा रही है। यानी कि आपके देश को महान और स्ट्रांग कौन बनाता है? उस देश के जो लोग हैं, मैन और विमेन, वो बनाते हैं, ना कि कीमती चीजें, ना कि जिन चीजों को तुम बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हो, बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो। नहीं, एट द एंड जो तुम्हारे देश के लोग हैं वही तुम्हारे देश को महान बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे। आगे इन्होंने बोला कि तुम्हारे देश के जो लोग हैं ना, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा क्या करते हैं, किसी भी देश को अगर महान बनाने की हम बात करते हैं तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रुथ, सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं। गांधी जी की हम बात करें, बहुत बड़े बड़े जो नेता हुए, बहुत बड़े बड़े जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज हुए, ये सच के साथ खड़े रहे। लोग सच के साथ खड़े रहते हैं, कई सारे लोग सच के साथ खड़े रहते हैं, अपने ऑनर के लिए, अपने ऑनर के लिए खड़े रहते हैं, अपनी डिग्निटी के लिए खड़े रहते हैं सर। और हो सकता है कि वो खड़े रहते हैं और सफर भी करते हैं। वो ऐसा नहीं है सिर्फ खड़े हैं, वो सफर भी कर रहे हैं, बट स्टिल वो सच की तरफ खड़े हुए हैं, वो ट्रुथ के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है सर। और इसमें देखोगे कि लंबे टाइम तक इन लोगों ने क्या किया, लंबे टाइम तक इन लोगों ने, टॉयल का मतलब होता है बेटा हार्ड वर्क करना, मेहनत करना। और जबकि जो दूसरे देशों के लोग थे वो सो रहे थे, आराम कर रहे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने डेर दिखाया, जिन्होंने हिम्मत दिखाई, जबकि जो दूसरे लोग थे वो भाग गए, फ्ली कर गए। और ऐसे ही जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक स्ट्रांग नेशन का स्तंभ रखते हैं, स्ट्रांग नेशन का पिलर रखते हैं। अब यहां पे नेशन पिलर्स की हम बात करें तो पिलर को एज अ मेटाफर की तरह यूज किया गया।
यानी कि किसी भी देश को मजबूत, क्योंकि समझो कोई भी बिल्डिंग जो है मजबूत कैसे बनती है, जो पिलर्स होते हैं उसको बिल्डिंग को मजबूती देते हैं। तो ऐसे यहां पर बोला गया है कि किसी भी देश के अगर मैं लोगों की बात करूं तो उस देश, उस नेशन के जो पिलर्स हैं वो कौन है, वो और कोई नहीं, उस देश के लोग हैं, वही उस देश को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो ये बात बोली गई है पॉपुलेशन के बारे में। तभी मैंने आपको बोला था किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है वो उसका रियल वेल्थ है। जापान की हम बात करें, जापान लाइक दे डोंट हैव एनी मिनरल सोर्सेज बट स्टिल दे आर बेटर देन अस। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ह्यूमंस को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया। समझ में आया? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहां पे सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको कि ओवर द स्पेस जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग स्पेस्ड है। ठीक है, ओवर द स्पेस जो दुनिया की पॉपुलेशन है आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पर जब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं, इससे हमें क्या मिलता है सर? इससे हमें कहीं ना कहीं किसी भी एरिया की डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पता के बारे में हमें पता लगता है। अब यहां पे सवाल ये आता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या होती है? अच्छा, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी एरिया में आप एक स्टैटिस्टिकल डेटा तैयार करते हो जिसमें उस एरिया की जो पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हो कि भाई लेट्स से कि सेक्स रेशियो क्या है, वहां पे वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, वहां पे लिटरेसी रेट कितना है, वहां पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। यानी कि एक तरीके से आप पॉपुलेशन के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हो। जब तक आपको यही नहीं पता होगा पॉपुलेशन कितनी है तो ये डेटा कैसे कलेक्ट करोगे? समझ में आया? कितना परसेंटेज लोग जो है वो गांव में रह रहे हैं, कितना परसेंटेज लोग शहर में रह रहे हैं, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम पॉपुलेशन के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं बाय कलेक्टिंग दिस डेटा। ठीक है ना? ओके, समझ में आया? चले, तो यहां पर इसी के बारे में जो बात की जा रही है। अच्छा, अब कुछ फैक्ट्स के बारे में तुम्हारे चैप्टर में बात की गई है, कुछ डेटा के बारे में आपके चैप्टर में बात की गई है। डेटा किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में, वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में। पहला जो चौंका देने वाला डेटा वो ये है कि हमारे देश की जो, हमारे पूरे दुनिया की 90% पॉपुलेशन है वो दुनिया के 10% एरिया को यूटिलाइज करती है। मतलब 90% पॉपुलेशन 10% एरिया को क्या कर रही है? यूटिलाइज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम हर जगह बस नहीं सकते, हमारी जगह सेटल डाउन नहीं हो सकते। हो सकता है बहुत सारे फैक्टर्स होते होंगे जिनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ओके सर। अच्छा, अब यहां पर बोला गया कि जो टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है, यानी कि जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो टॉप 10 कंट्रीज पूरे दुनिया की 60% पॉपुलेशन को कैरी करते हैं। बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर, अब इन टॉप 10 कंट्रीज के बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखोगे जो टॉप 10 कंट्रीज हैं कौन कौन सी कंट्रीज है, तो आप देखोगे चाइना नंबर 1 पर आता है, नंबर दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे हमारा यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको। ठीक है ना? अच्छा, इसमें से आपको एक अलग जो चीज दिखेगी वो ये दिखेगी, आउट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज 6 कंट्रीज आर फ्रॉम एशिया। एशिया की हम बात करें तो देखो एशिया में कौन आता है? चाइना इज अ पार्ट ऑफ एशिया, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया, इंडोनेशिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है ना? साउथ ईस्ट एशिया में आता है। उसके बाद पाकिस्तान इज द पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है? बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ एशिया एंड रशिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया। अच्छा, अब रशिया के चक्कर में ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो आप। देखो, एक होता है रशियन फेडरेशन। रशिया एक बहुत बड़ा देश है, अपने आप में बहुत बड़ा देश है। जब यूएसएसआर हुआ करता था उस टाइम पर तो और ज्यादा बड़ा था, बट आज के टाइम की हम बात करें तो रशिया आज भी सबसे बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रशिया का कुछ पोर्शन जो है यूरोप में आता है और रशिया का बहुत सारा पोर्शन एशिया साइड आता है। समझ में आया ना? हाँ, तो यहां पे पूरे रशिया की बात की जा रही है जिसमें हमारा एशिया वाला पार्ट भी आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम बात करें यूएसए अलग है भाई, हमारा नॉर्थ अमेरिका वाली बात की जा रही है। फिर आप देखोगे ब्राजील इज अ पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है ना? हाँ, साउथ अफ्रीका बोल रहा हूं, सॉरी, साउथ अमेरिका, आई एम रियली सॉरी, साउथ अमेरिका है ना। उसके बाद नाइजीरिया हमारा किसका पार्ट है? अफ्रीका का पार्ट है। और इसके बाद हमारा जो मैक्सिको है वो हमारा कहीं ना कहीं सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट है। सेंट्रल यानी कि ऊपर से जब नॉर्थ अमेरिका से आप नीचे की तरफ आते हो तो आपको नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में दिखता है आपको मैक्सिको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर, अभी फीफा जो हुआ था शायद इधर ही हुआ था। हाँ, आगे हम बात करें। ठीक है सर, तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। और यहां पर एग्जैक्टली वही बोला जा रहा है। यहां पर जो मैंने डेटा आपको बोला है, जो डेटा मैंने कोट किया है, वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं सर। आगे बढ़ लेते हैं और आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। आगे अगला जो नया टॉपिक है आपका वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी को जब हम पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं तो हम बेसिकली एरिया और पॉपुलेशन का रेशियो देखते हैं कि भाई एरिया कितना है और पॉपुलेशन कितनी है। यानी कि किसी भी जगह, किसी भी मैं स्पेस की बात करूं, यहां पर पॉपुलेशन का कितना ज्यादा बर्डन है इस एरिया पर, वो आता है हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में। यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या बताती है कि किसी भी जगह पर उस एरिया के अकॉर्डिंग कितने लोग रह रहे हैं। एक तरीके से एवरेज है हमारा डेंसिटी, कुछ नहीं है, बस इट्स जस्ट एन एवरेज, इट्स जस्ट एन एवरेज। ठीक है? तो डेंसिटी का अगर फॉर्मूले की बात करूं तो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, और यूनिट हम लेते हैं स्क्वायर किलोमीटर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी भी जगह पर पॉपुलेशन है 1 लाख,
है ना, और यहां का जो एरिया है वो है 100 स्क्वायर किलोमीटर का। तो अगर मैं पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करूं तो पर स्क्वायर किलोमीटर का एवरेज कितना आ गया, यानी कि 1000 लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। यानी कि मैं 1 किलोमीटर का स्क्वायर बनाऊं तो यहां पर आपको 1000 लोग दिखेंगे, यानी कि बर्डन बहुत ज्यादा है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 लोग रह रहे हैं, इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और इस लैंड के हिसाब से, लैंड एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं किससे, ये हम कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से। 2011 की मैं इंडिया की बात करूं तो 2011 के अकॉर्डिंग हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी, इट वाज अराउंड 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। अभी ये थोड़ा सा और बढ़ गई होगी, क्लियर हुआ ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात करें। अच्छा, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि फैक्टर्स होते हैं सर, हमारी जो पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अनइवनली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों, कहीं पर ज्यादा पॉपुलेशन है, कम पॉपुलेशन है, मॉडरेट लेवल की पॉपुलेशन है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि अगर कोई चीज हो रही है, क्यों हो रही है, व्हाई। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ज्योग्राफी क्या का आंसर नहीं देती, व्हाट का आंसर नहीं देती, वाई का भी आंसर देती है, हाउ, व्हाट एंड वाई। कोई चीज कैसे हुई, क्या हो रही है, या फिर क्यों हो रही है, ये सारे आंसर में ज्योग्राफी में ही मिलते हैं। अब यहां पर हम क्यों पर जा रहे हैं, क्यों मतलब फैक्टर्स पर जा रहे हैं। तो यहां पर आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए गए हैं। एक तो हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर है, दूसरा हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर है, और तीसरा हमारा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब समझो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो तुम कहीं सेटल डाउन होने का सोच रहे हो, तो वहां पर आप क्या देखोगे, सबसे पहले जो आपकी बेसिक चीजें हैं, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, और सबसे ज्यादा आपकी बेसिक नीड्स क्या होती हैं, कि वहां पर पानी अवेलेबल है या नहीं है, वहां की सॉइल कैसी है, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं। आप समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं मैं। तो फॉर एग्जांपल वाटर, अब किसी जगह पर तुमने सोचा कि घर बनाते हैं, अब वहां पर पानी है ही नहीं, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, पानी नहीं है वहां पे, बिना पानी के सर्वाइव कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो वाटर रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, और इसी वजह से आप देखोगे हमारे एंशिएंट टाइम में भी जितनी भी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस रही हैं, वेदर इट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इट इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये सब कहीं ना कहीं नदियों के आसपास ही सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था। तो पानी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए आगे अगर मैं बात करूं लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है कि जमीन की जो बनावट है वो कैसी है। अब जहां पर प्लेन्स होते हैं, ऑब्वियसली वहां पर आपको पॉपुलेशन ज्यादा दिखती है, क्योंकि प्लेन्स पर आप खेती भी बहुत आसानी से कर सकते हो, किसी भी स्ट्रक्चर को आसानी से खड़ा कर सकते हो, और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब कहीं पर बहुत ज्यादा रग्ड लैंडफॉर्म है, या फिर टपोग्राफी बहुत ज्यादा टफ है, पहाड़ है वहां पे, कुछ भी है, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, यहां पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी वजह से आप देखते हो सबसे कम इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एरियाज का होता है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे प्लेन्स एरिया में मिलता है। आपको जितनी भी इंडस्ट्रीज आपको प्लेन एरियाज में ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो यहां पर इसी चीज के बारे में बात की गई है। ओके सर, आगे अगर मैं बात करूं क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस की हम बात करें, इसको बोलते हैं हिंदी में जलवायु। अब इसमें आता है एक तो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस है, और एक कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस है। अच्छा, जब हॉट और कोल्ड बहुत ज्यादा हो जाता है तो इनको हम नाम देते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। मतलब जब ज्यादा ठंड पड़े, फॉर एग्जांपल -25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री टेंपरेचर पहुंच जाए, तो उसको हम एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन बोलेंगे। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, 50 डिग्री से ऊपर टेंपरेचर चला जाए, इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब ये दोनों ही कंडीशन में पॉपुलेशन वहां पर कम मिलेगी आपको। ज्यादा सर्दी में भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ज्यादा गर्मी में भी सर्वाइव नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो लोग कहां रहना पसंद करते हैं, जहां मॉडरेट लेवल की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा सर्दी। यहां पर आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है मेडिटेरेनियन रीजन का। जो मेडिटेरेनियन सी है, इसके आसपास का जो रीजन है, आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर सी होने की वजह से, ओशन होने की वजह से ओशनिक करंट्स आते हैं, सी ब्रीजेस, लैंड ब्रीजेस चलती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन आपको, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा प्लीजेंट होता है ना, सी ब्रीजेस, लैंड ब्रीजेस की वजह से, ओशनिक करंट्स की वजह से यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है बहुत ज्यादा मॉडरेट रहती है, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा सर्दी। इवन इंडिया की भी मैं बात करूं तो जितनी भी हमारे कोस्टल एरियाज है, फॉर एग्जांपल मुंबई की हम बात करें, गोवा की हम बात करें, तो यहाँ पर कभी भी एक्सट्रीम सर्दी या फिर एक्सट्रीम गर्मी नहीं पड़ती। यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं, हमेशा यहाँ पर आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है वो है सॉइल। सॉइल इट्स सिंपल इज दैट कि हम सॉइल में क्या करते हैं, जितनी भी खेती वगैरह होती है, फार्मिंग जो होती है वो सॉइल में होती है। तो हमेशा से याद रखना कि जब से खेती करना हमने शुरू की है, तो जहां पर सॉइल फर्टाइल है वहां पर आपको पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगी। हमारा इंडिया की एक रूरल इकोनॉमी है, और रूरल इकोनॉमी में खेती सबसे ज्यादा की जाती है। तो मैक्सिमम जैसे आप देखोगे हमारा ननन प्लेन्स है, मैं ननन प्लेन्स की बात करूं, जिसमें यूपी, हमारा ये पंजाब, हरियाणा, बिहार, ये सब आता है। यहां पर आपको क्या मिलता है, यहां पर आपको एलुवियल सॉइल मिलती है, विच इज वेरी गुड फॉर व्हीट प्रोडक्शन, व्हीट कल्टीवेशन एंड राइस कल्टीवेशन। तो यहाँ पर पॉपुलेशन आपको ज्यादा है। रिवर गंगा प्लेन्स के आसपास के एरियाज की हम बात करें, यहां पर भी आपको पॉपुलेशन अच्छी खासी ज्यादा मिलती है, क्योंकि यहां पर ये पूरा फ्लड प्लेन्स जो होते हैं, जहां पर आपको खादर एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, वहां पर आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। तो जहां जहां खेती के लिए अच्छी
मिट्टी मिलेगी आपको, इरिगेशन मिलेगा आपको, तो वहां पर आपको पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि अच्छी मिट्टी, फर्टाइल मिट्टी, ज्यादा पॉपुलेशन। ठीक है सर। सेकंड जो फैक्टर है वो हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर की जब भी बात की जाए तो यहां पर बात की जा रही है आर्थिक कारक के बारे में। आर्थिक या फिर इकोनॉमिक जो शब्द है वो हमेशा पैसे से रिलेटेड होता है। अब समझो, आप कहीं भी रह रहे हो, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप अगर पूरे इंडिया में कहीं भी रह रहे हो आप, तो ऑब्वियसली आप तो कुछ कर नहीं रहे होगे अभी, आप ऑब्वियसली आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, आपके फैमिली वाले कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, आपके पेरेंट्स कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। बिल्कुल सर, आपके लाइवलीहुड को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारे लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए, एक बेटर लाइफ जीने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो इकोनॉमिक सोर्स होना चाहिए। आप कहीं भी जगह पर सेटल डाउन नहीं हो सकते जहां पर, आप ऐसी जगह पर तो बिल्कुल सेटल डाउन नहीं हो सकते जहां पर कोई भी इकोनॉमिक सोर्स नहीं है, पैसे कमाने का कोई कुछ है ही नहीं वहां पे ठिकाना। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप कहीं भी सेटल डाउन होगे तो ऑब्वियसली आपकी जॉब लगेगी, तो वहां सेटल डाउन हो गए आप। जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहां सेटल हो गए आप, है ना। जहां पर अर्बनाइजेशन होगा वहां सेटल हो गए। अब ये तीनों ही जो पॉइंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल कि जहां पर रिसोर्स मिनरल्स की हम बात करें एंड अदर रिसोर्सेज की मैं बात करूं, अदर रिसोर्सेज की, जहां पर मिनरल्स और अदर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ऑब्वियसली वहां पर क्या होता है, वहां पर बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो आती हैं, और इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, अपना प्लांट डालेंगी, अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री डालेंगी। अब इन इंडस्ट्रीज में काम कौन करेगा, वर्कर्स काम करेंगे, हजारों की तादाद में वर्कर्स काम करते हैं। समझ में आया ना। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एक शहर बनता कैसे है। फिर आप देखोगे जब बहुत सारे लोग आने लगेंगे जॉब करने के लिए, तो धीरे धीरे उन लोगों को घर में रहने की जरूरत पड़ेगी, घर लेने की जरूरत पड़ेगी, उनको अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना होगा, बीमार भी पड़ेंगे तो हॉस्पिटल भी ले जाना होगा, शॉपिंग भी करेंगे तो भाई मॉल्स वगैरह होने चाहिए, है ना। कुछ जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करनी है उसके लिए अम्यूजमेंट पार्क वगैरह होना चाहिए। तो ऐसे करके क्या होता है, ऐसे करके धीरे धीरे शहर बनते हैं। जैसे गुड़गांव, नोएडा, ये कैसे बने, ऐसे ही तो बने, इंडस्ट्रीज से। यहाँ पे आईटी सेक्टर डेवलप हुआ। तो सब सिंपल सी बात है, जहां रिसोर्सेज और मिनरल सोर्सेज या फिर अदर रिसोर्सेज होते हैं वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहां अर्बनाइजेशन होने लगेगा अपने आप। ये पूरा एक चेन है, एक पूरी कनेक्टेड चेन है। ये तीनों ही पॉइंट्स अपने आप ही कनेक्टेड है। आपके बुक में एग्जांपल दे रखा है कोबे ओसाका का। ये पूरा जो रीजन है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है, यहां पर अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को आपको मिलती है सर, जापान में। ओके सर, आगे हम बात कर लेते हैं। फिर हमारा तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। ये बहुत जरूरी है। अब हम किसका पार्ट, हम एक सोसाइटी का पार्ट है ना। और सोसाइटी क्या है, कुछ नहीं है, जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जब लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने अपना कल्चरल डेवलपमेंट किया। और कल्चरल डेवलपमेंट भी कुछ नहीं होता, आप सुबह जगने से लेकर रात तक जो भी आप काम करते हो, ऑल आर द पार्ट ऑफ योर कल्चर। सोने जो भी आप देखो, रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी आप कर रहे हो, ऑल आर द पार्ट ऑफ योर कल्चर। सब आपकी संस्कृति का हिस्सा है। पूजा पाठ, ब्रश करना, नहाना धोना, आपका पहनावा, आपका खाना, एवरीथिंग, आपकी फेस्टिवल्स, एवरीथिंग, इवन योर लैंग्वेज, हाँ आपकी भाषा, सब कुछ आपके कल्चर का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं कल्चर को देख के आप बहुत ज्यादा प्रभावित होते हो, है ना। तभी तो आपने देखा होगा ना, जब आप बाहर जाते हो, शहरों में जाते हो, तो अपने होम टाउन को बहुत ज्यादा मिस करते हो। तो ये भी एक इंडिया में फैक्टर देखने को मिलता है, फिर कहीं भी किसी भी जगह पर फैक्टर देखने को मिलता है। याद रखो, किसी भी जगह की अगर रिलीजियस, क्योंकि मैंने बोला पूजा पाठ, ये भी आपका रिलीजन भी आपका कहीं ना कहीं कल्चर का ही पार्ट है ना। तो आप देखोगे आपका जो रिलीजन है, आप, है ना, और या फिर जो भी कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बनारस। बनारस में आपको हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है सर, क्योंकि हिंदूज के लिए उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है। किसकी सर, बनारस की। एक सेक्रेड प्लेस बोला जाता है बनारस को, समझ में आया ना। ऐसा बोलते हैं, वहां पर आप जाओगे तो सीधे स्वर्ग में जाते हो, हेवन में जाते हो। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में वो मान्यताएं हैं, और कहीं ना कहीं हिंदूज के लिए वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे ना, बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना बुढ़ापे के टाइम पे वो बनारस चले जाते हैं। क्लियर हुआ। हाँ, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। अच्छा, फिर आप देखोगे कि एक और एग्जाम्पल है, क्योंकि समझो कि हमारी सोसाइटी में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती हैं। लोग रिलीजन के नाम पे लड़ते रहते हैं, लोग कास्ट के नाम पे लड़ते रहते हैं, लोग एथनिसिटी के नाम पे लड़ते रहते हैं। एक तरीके से हमारा समाज जो है वो बढ़ जाता है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता ही है कि लोग जो है उस जगह से मूव करने का सोचते हैं जहां पर सोशल अनरेस्ट होता है या फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है। अलग अलग पार्टीज या फिर अलग अलग ग्रुप्स आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया हमारा, सोशल अनरेस्ट हो गया हमारा। तो ऐसे में क्या करेंगे लोगों को अपनी क्या चाहिए, अपनी सुरक्षा चाहिए, अपने प्रोटेक्शन चाहिए, अपनी सिक्योरिटी चाहिए। तो वो अपनी और अपनी फैमिली के साथ में किसी और जगह पर मूव कर जाएंगे। क्लियर हुआ ना। हाँ, आगे हम बात कर लेते हैं। आगे, हाँ,
फिर क्या होता है, यहां पे तीसरा जो पॉइंट है वो है सरकार का। अब होता क्या है कि किसी भी एक जगह पर जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का बर्डन बढ़ जाता है, तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि एक जगह पर पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा बर्डन बढ़े, है ना, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो वो शहर सबका पेट कैसे भरेगा, सबको कैसे सर्व करेगा। तो सरकार क्या प्लान निकालती है कि सरकार इस शहर के ही आसपास बहुत सारे जो सैटेलाइट सिटीज हैं उनको बनाने की कोशिश करती है। जैसे आज आपने दिल्ली एनसीआर में देखा, दिल्ली एनसीआर के पास में आज बहुत सारे शहर बन रहे हैं, मेरठ, मोदीनगर, गुड़गांव तो पहले से बन चुका है, नोएडा बन चुका है, फरीदाबाद। अब सरकार चाहती है कि लोग दिल्ली से बाहर निकल के अलग अलग जगह पर जाकर बसना शुरू हो, अपने होम टाउन से ही जॉब करें। क्यों? क्योंकि दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो सरकार चाहेगी कि लोग जो है स्पार्शली पॉपुलेटेड जो एरिया है जहां पर पॉपुलेशन थोड़ी कम रहती है वहां लोग शिफ्ट हो जाएं। और इसको करने के लिए सरकार बहुत सारे इंसेंटिव्स भी देती है कि लेट्स से कि तुम अगर इन जगहों पर शिफ्ट हो जाओगे, तुम्हें हम सस्ता लैंड दे देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, और भी जो बेसिक अमेनिटीज हैं वो देंगे। तो कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, लोग बसना शुरू कर देते हैं सर। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ की हम बात करने से पहले समझो मतलब ग्रोथ का। ग्रोथ का मतलब होता है चेंज, यानी कि किसी भी नंबर में चेंज हो रहा है। और ग्रोथ को हम एब्सोल्यूट नंबर्स में दिखाते हैं या फिर एब्सोल्यूट परसेंटेज में भी दिखाते हैं। जब मैं ग्रोथ की बात करता हूं तो यहां पर पॉजिटिव ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ दोनों के बारे में बात करता हूं, यानी कि नंबर चेंज हो रहे हैं, है ना। लेट्स से कि 2015 में पॉपुलेशन थी 1 लाख और 2020 में 2 लाख पॉपुलेशन हो गई, तो ये पॉजिटिव ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ है। ऑब्वियसली नंबर चेंज हुआ है तो ग्रोथ तो डेफिनेटली है, लेकिन पॉजिटिव है नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, नंबर इंक्रीज हुआ है। नेगेटिव अगर ग्रोथ होती है तो यानी कि 1 लाख पॉपुलेशन थी, 50,000 पॉपुलेशन रहेगी, तो ये नेगेटिव ग्रोथ हुई। यानी कि ग्रोथ का मतलब होता है चेंज, और वो चेंज इट कुड बी नेगेटिव और इट कुड बी पॉजिटिव। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है सर, तो यहां पर यही बताया गया, यहां पर सिंपल सा ये बताया गया। अच्छा, अब यहां पे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो देखोगे, यहां पे ये बोला गया है कि अगर किसी भी जगह पर ग्रोथ हो रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो रही हो नेगेटिव हो रही हो, तो वो बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है। पहला इंडिकेट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेट्स से कि किसी भी एक जगह पर पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन क्यों बढ़ेगी, ये शहरों की पॉपुलेशन एकदम से क्यों बढ़ी हुई है, क्योंकि यहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है। गांव में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, वहां पे काम है नहीं लोगों के पास में, तो बेचारे वो शहरों में आते हैं नौकरी करने के लिए। तो यहां पर इकोनॉमिक, जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वहां अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी, जहां अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी तो लोग उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे, तो पॉपुलेशन उस जगह की बढ़ जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो वहां पर पॉपुलेशन बढ़ेगी सर। सोशल अपलिफ्टमेंट की हम बात करें कि जब हमारे समाज का जो तबका होता है, सोशल अपलिफ्टमेंट जब होता है, समाज अब आगे बढ़ता है, तो आपको क्या देखने को मिलता है, पॉपुलेशन कंट्रोल होने लगती है, पॉपुलेशन लिमिटेड हो जाती है। जैसे आप देखोगे जितने भी डेवलप्ड देश हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत पढ़ी लिखी है, जहां फैमिली प्लानिंग का मतलब पता है लोगों को, है ना, जहां पर लोग ऐसे ही, है ना, एकदम से बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलती है, वहां पर ग्रोथ आपको कम देखने को मिलता है ना। आपका कल्चरल बैकग्राउंड बहुत जरूरी है कि आप किस कल्चरल बैकग्राउंड से आते हो भाई, ऑब्वियसली ये बहुत जरूरी होता है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे, ये जो हमारे पॉपुलेशन की ग्रोथ है, चाहे वो नंबर, चाहे वो प्लस हो रही हो या नेगेटिव हो रही हो, तो कहीं ना कहीं उसमें आपका वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो इन सारी बातों का जो है एक इंडिकेटर होता है। तभी तो हम बोलते हैं ना कि जैसे एक अगर किसी देश में पॉपुलेशन नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव में हो जाए या फिर ग्रोथ बहुत स्लो हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो जगह जो है बहुत डेवलप्ड मानी जाती है। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है, यहां तो वहां पे बच्चे पैदा नहीं कर रहे, और बच्चे पैदा भी हो रहे हैं तो सिर्फ एक बच्चे पैदा कर रहे हैं। चाइना में भी 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी, आपको याद होगा, उसके बाद से वहां पर भी बर्थ कंट्रोल हो चुका है सर, पॉपुलेशन कंट्रोल हो चुकी है। जापान में तो नेगेटिव में जा रही है। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर आपको एक चीज देखने को मिलती है, जहां सोशल अपलिफ्टमेंट वगैरह हो चुका है, वहां पर पॉपुलेशन आपको बहुत स्लो दिखेगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन में आपको नेगेटिव पॉजिटिव जो चेंजेस दिख रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस को इंडिकेट करते हैं। ये बात यहां पर बताने की कोशिश की गई है। ओके सर, आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। हाँ, जब मैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी, ग्रोथ का मतलब क्या है, कि किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है कि किसी भी 2 पॉइंट ऑफ टाइम पे, फॉर एग्जांपल 2015 और 2020, ये 2 पॉइंट ऑफ टाइम हो गए हमारे, इसके बीच में चेंज हुआ है, ये हमारी ग्रोथ है। ये हमारी क्या है सर, ये हमारी ग्रोथ है सर, ये हमारी ग्रोथ है। चेंज होता है सर, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इतना याद रखो। अच्छा, एक होता है हमारा नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ की जब मैं बात करता हूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बर्थ और डेथ को ही लेते हैं, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ बर्थ और डेथ को ही लेते हैं। कितने मरे, कितने पैदा हो गए, ये हमारा नेचुरल है, ठीक है सर। अगर आपको एक्चुअल निकालना है, एक्चुअल ग्रोथ निकालना है सर, एक्चुअल ग्रोथ, नेचुरल का मैंने बता दिया आपको, एक्चुअल का अगर आपको निकालना है तो उसमें आपको बर्थ रेट, डेथ रेट, इसके अलावा आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, जो है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है विस्थापन। जब लोग एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं उसको बोलते हैं माइग्रेशन। अब ये नेचुरल नहीं होता, ऑब्वियसली आप जा रहे हो तो उधर की जो पॉपुलेशन है कम हो रही है, लेकिन अननेचुरल तरीके से। तो जब आप माइग्रेशन को ऐड करते हो, और माइग्रेशन में भी 2 आते हैं, एक तो आता है माइग्रेशन इन, यानी कि कितने लोग आपके देश में आ गए,
या फिर आपके स्टेट में आ गए, और एक होता है माइग्रेशन आउट, कितने लोग छोड़कर चले गए। तो इनको तो हम प्लस करेंगे क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, और आउट यानी कि जो छोड़कर चले गए यानी कि पॉपुलेशन कम हो गई, तो इसको हम माइनस करेंगे। इसके बाद जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा एक्चुअल ग्रोथ, इसके बाद हमारा एक्चुअल ग्रोथ निकल के आएगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो पॉजिटिव, अच्छा अब ग्रोथ की हम बात करें तो ग्रोथ में भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव। जब बर्थ रेट ज्यादा होता है और डेथ रेट कम होता है तो ये हमारा पॉजिटिव ग्रोथ आता है। नेगेटिव की हम बात करें तो उल्टा होता है, नेगेटिव में आपको उल्टा देखने को मिलेगा। नेगेटिव में आपको उल्टा देखने को मिलेगा। नेगेटिव में क्या हो रहा है कि हमारी जो डेथ्स है वो ज्यादा हो चुकी है एज कंपेयर टू बर्थ, पैदा कम हो रहे हैं, मर ज्यादा रहे हैं, तो इस केस में आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा सर। क्लियर हुआ ना? हाँ क्लियर हुआ, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, एक पॉपुलेशन ग्रोथ की जब मैं बात करता हूं तो पॉपुलेशन ग्रोथ के 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। मतलब किसी भी जगह पर पॉपुलेशन अगर चेंज हुई है, कम हुई है, ज्यादा हुई है, तो उसके पीछे 3 फैक्टर कौन से होते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया आपको, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर बर्थ रेट के बारे में। अच्छा, अब यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्रूड क्यों लगा देते हैं? क्रूड का मतलब होता है बेटा बहुत ही ज्यादा नॉर्मल, सिंपल। अब देखो, जब मैं बर्थ रेट की बात कर रहा हूं तो सिर्फ मैं इतनी बात कर रहा हूं कितने बच्चे पैदा हुए हैं, कितने लाइव बर्थ हुए हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आ रहा कि कितने फीमेल लाइव बर्थ हुए हैं, कितने मेल लाइव बर्थ हुए हैं। खैर इनको स्टडी हम करते हैं, बट हम क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड क्रूड। यही रीजन है, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बर्थ रेट को कैलकुलेट कर रहे हैं। हम बहुत अंदर नहीं घुस रहे कि भाई फीमेल कितनी हुए हैं, मेल कितनी हुई है, ठीक है, जो भी बर्थ रेट हुए हैं वो कहां कहां पर हुए हैं, कहां पर ज्यादा हुए हैं, कहां पर कम हुए हैं, नहीं, हम ये सब नहीं देख रहे। हम सिंपल बर्थ रेट यानी कि कितने लाइव बर्थ हुए हैं, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या? अच्छा, अब यहां पर एक चीज और होती है। एक चीज क्या होती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर हम 1000 ही क्यों लेते हैं? देखो बेटा, 1000 नंबर क्या है ना, 1000 एक स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से 1000 बेस्ट नंबर है जो हम कंसीडर करते हैं। यहां पर 1000 का सिंपल सा मतलब है कि हम 1000 बच्चों का सैंपल ले रहे हैं, 1000 की पॉपुलेशन का सैंपल ले रहे हैं हम, दैट्स इट। और इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। 1000 नंबर जो है ना, इसको हम हमेशा, आप देखोगे ना, स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमेशा हम 1000 इसलिए लेते हैं क्योंकि इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। और यही लॉजिक है इसके पीछे। आप 10 भी ले सकते हो, आप 100 भी ले सकते हो, मैथमेटिकली वो गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आपको नंबर्स मिलेंगे तो शायद आपको कंफ्यूज करें बहुत ज्यादा। लेकिन आप 1000 लेते हो तो 1000 एक बहुत ही सेफ नंबर है, इसलिए यहां पर 1000 का सैंपल लेते हैं हम। आप चाहो तो 100 का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है CBR इक्वल्स टू बी, ये जो साइन दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब होता है लाइव बर्थ, यानी कि एक साल के अंदर जो लोग जिंदा है, ठीक है ना, पी जो जिंदा बच गए हैं या फिर जो लाइव बर्थ हुए हैं। पी का मतलब होता है क्या? पी का मतलब होता है मिड ईयर पॉपुलेशन। अच्छा, मिड ईयर पॉपुलेशन क्यों लेते हैं? अब समझो, जैसे 2016 है, इसकी स्टार्टिंग में पॉपुलेशन 1 लाख थी, 2016 के एंड में आते आते पॉपुलेशन हमारी 2.5 लाख हो गई, यानी कि पॉपुलेशन तो थ्रू आउट द ईयर चेंज हुई है। तो हम क्या करेंगे? तो हम एक मिड ईयर पॉपुलेशन लेते हैं। मिड ईयर का सिंपल सा यहां पर मतलब है एवरेज, यानी कि आप देखोगे जून जुलाई की हम पॉपुलेशन ले सकते हैं सर, है ना। तो मिड ईयर पॉपुलेशन का मतलब है एक एवरेज, पूरे साल में जो एवरेज पॉपुलेशन रही है वो, दैट्स इट। तो सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूं कि लाइव बर्थ हुए 2000 जिंदा पैदा हो गए, जो लाइव बर्थ हुए, जिंदा है ये लोग, ठीक है ना। अच्छा, पॉपुलेशन कितनी थी? मीडियन पॉपुलेशन थी हमारी 1 लाख, 1 लाख की हमारी मीडियन पॉपुलेशन थी। 1000 का हमने लिया, 1000 के हिसाब से लिया हमने, तो उसका मतलब क्या हुआ? ये 3 से 3 जीरो कटेंगे, 1 से 1 कटेगा, हाँ। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर अगर मैं बात करूं कि 1000 लोगों में, 1000 की पॉपुलेशन में, पर अगर हम कैलकुलेट करें तो 1000 की पॉपुलेशन के हिसाब से 20 लाइव बर्थ हुए, या फिर वैसे बोल सकते हो कि 1 लाख की पॉपुलेशन के हिसाब से 2000 लाइव बर्थ हुए। 1000 का सैंपल हम ले रहे हैं तो 1000 के हिसाब से हमारे 20 लाइव बर्थ हुए हैं। और सेम इसका होता है हमारे डेथ रेट में। डेथ रेट में भी हम वही सेम काउंट करते हैं कि कितनी हमारी डेथ हुई है, नंबर ऑफ डेथ्स। अगर 1000 की पॉपुलेशन है, 1000 का सैंपल हम ले रहे हैं तो कितने लोग मरे हैं, सिंपल इज दैट। क्लियर हुआ? आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं तीसरा फैक्टर जो है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन की बेटा हम बात करें, पहले माइग्रेशन का मतलब समझो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह। जब मैं माइग्रेशन की बात करता हूं तो माइग्रेशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक होता है माइग्रेशन में टर्म यूज होता है प्लेस ऑफ ऑरिजिन। प्लेस ऑफ ऑरिजिन का मतलब ये होता है कि जहां से आप आ रहे हो, जहां जिस जगह को आप छोड़ के जा रहे हो, या फिर जहां आपका ऑरिजिन हुआ है, और इसी जगह को आप प्लेस ऑफ ऑरिजिन को आप छोड़कर जाते हो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर। डेस्टिनेशन क्या है सर? जहां पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि समझो कि आप प्लेस ऑफ ऑरिजिन को छोड़कर प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर चले गए तो यहां पर आप पॉपुलेशन बढ़ा दिया आपने, प्लेस ऑफ ऑरिजिन पर पॉपुलेशन आपने कम कर दी, सिंपल इज दैट। अच्छा,
माइग्रेशन की हम बात करें, माइग्रेशन आपका परमानेंट भी हो सकता है कि आपने बर्थ प्लेस ऑफ ऑरिजिन को छोड़कर हमेशा के लिए आप प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर चले गए हो। और फिर यहां पे बोला गया कि जो माइग्रेशन है वो टेम्परेरी भी होता है। अच्छा, टेम्परेरी की हम बात करें तो हो सकता है कि आप ना कॉलेज करने गए हो 3 साल के लिए दिल्ली में, 3 साल कॉलेज कंप्लीट हुआ, फिर आप घर पे चले गए और घर का बिजनेस देखने लगे। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा टेम्परेरी था। ठीक है सर। उसके बाद सीजनल भी होता है, सीजनल भी सेम ही है सर, कि सीजन में आप सीजन के टाइम पर माइग्रेट कर जाते हो। ये आपको गांव में बहुत देखने को मिलता है, खासकर एग्रीकल्चर में बहुत देखने को मिलता है आपको। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अच्छा, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की हम बात करें, एक तो माइग्रेशन होता है रूरल टू रूरल, कोई एक गांव से दूसरे गांव में शिफ्ट हो गया। एक माइग्रेशन होता है रूरल टू अर्बन। इंडिया में सबसे ज्यादा आपको ये वाला माइग्रेशन देखने को मिलता है। लोग गांव छोड़कर शहर में जाते हैं फॉर द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि गांव में जो लैंडलेस लेबर होती है उसके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं होती। ठीक है सर। फिर आता है भाई अर्बन टू अर्बन। अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन भी बहुत कॉमन है। लेट्स से कि आप दिल्ली में जॉब कर रहे थे और फिर आपको एक ऑफर आया, जॉब ऑफर बैंगलोर से, तो आप बैंगलोर शिफ्ट हो गए, तो ये अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन हो गया। और फिर होता है भाई अर्बन टू रूरल माइग्रेशन। अर्बन टू रूरल माइग्रेशन की हम बात करें तो ये कैसे देखने को मिलता है, हो सकता है कि कोई एक कपल रहा हो जिसने पूरे जिंदगी भर जॉब की हो और वो सोच रहे हैं कि भाई जो उनका रिटायरमेंट प्लान है वो गांव में होगा, गांव में अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ दे आर गोइंग टू स्पेंड, है ना, तो वो गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। मेरे गांव में 2-4 केसेस हैं। उन्होंने जॉब की अच्छी सी बैंगलोर में, यूएस में भी जॉब की, उसके बाद क्योंकि उनकी गांव में प्रॉपर्टी थी वो गांव में आके शिफ्ट हो गए। तो ये आपका अर्बन टू रूरल माइग्रेशन है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब जब माइग्रेशन की हम बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म की हम बात करते हैं, एक है हमारा इमिग्रेंट और दूसरा हमारा एमिग्रेंट। बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, इसके बाद आप कभी भूलोगे नहीं। इमिग्रेंट देखो, इमिग्रेंट में आपको आई याद रखना है और एमिग्रेंट में आपको ई याद रखना है। आई फॉर इन, अंदर आना, ई फॉर एग्जिट, एग्जिट। ठीक है ना। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्लेस ऑफ ऑरिजिन है, ये आपका प्लेस ऑफ ऑरिजिन है, आप इसको छोड़कर प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर गए। प्लेस ऑफ ऑरिजिन को आप क्या कर रहे हो, एग्जिट ले रहे हो यहां से, है ना, छोड़ रहे हो। तो इनके लिए क्या हो गए तुम, इनके लिए, तो प्लेस ऑफ ऑरिजिन वालों के लिए तुम हो गए एमिग्रेंट। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर तुम जा रहे हो, यानी कि आप इन कर रहे हो, यहां पर इन एंट्री ले रहे हो, तो इन लोग, ये लोग आपको क्या बोलेंगे, ये लोग आपको बोलेंगे इमिग्रेंट। तो इन लोगों के लिए आप इमिग्रेंट हो गए, इनके लिए आप एमिग्रेंट हो गए। तो इमिग्रेशन एमिग्रेशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। जहां आप मूविंग करते हो वो आपका होता है इमिग्रेशन, और जहां से आप मूव आउट कर रहे हो वो होता है आपके लिए एमिग्रेशन। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो गई। आगे हम बात करें, आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब यहां पे बात आती है फैक्टर्स के बारे में कि लोग माइग्रेट क्यों करते हैं। उसके पीछे 2 फैक्टर्स बताए गए यहां पे, है ना। व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड माइग्रेशन, तो आप देखोगे पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर की बात करें, पुश का मतलब होता है धक्का देना, यानी कि तुम जान नहीं रहे, तुम्हें मजबूर किया जा रहा है, तुम्हें पुश किया जा रहा है, यानी कि जहां तुम रह रहे हो वहां पर एग्जिस्टिंग कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि वहां तुम सर्वाइवल तुम्हारा मुश्किल हो रहा है। लेट्स से कि वहां पर पॉलिटिकल टर्मोइल है, सोशल टर्मोइल है, वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, वहां पर लिविंग कंडीशंस अच्छे नहीं है। तो इस कंडीशन में आप मजबूरी में उस देश को छोड़कर जा रहे हो, आप जाना नहीं चाहते बट जा रहे हो आप, दैट इज कॉल्ड पुश फैक्टर। एंड फिर आता है हमारा पुल फैक्टर। पुल का मतलब खींच रहे हो, मतलब कोई चीज आपको खींच रही है, तो खींचेगी कब, जब आप अट्रैक्ट होगी उसकी तरफ। तो सिंपल सी बात है कि जब आप पुल फैक्टर की हम बात करते हैं तो जहां आप रह रहे हो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इंडिया में आपको दोनों देखने को मिलते हैं, पुश भी और पुल भी, कि आप जहां रह रहे हो वहां आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जहां जाना चाहते हो वहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, वहां का जो ग्लैमर है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पुल फैक्टर। ओके, क्लियर हुआ ना, कि वहां पर बेटर जॉब कंडीशन है, बेटर लिविंग कंडीशंस है, पॉल्यूशन नहीं है ना, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो ये सारी कंडीशन है वहां पे। ठीक है सर। अब एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अभी मैंने आपको बात की थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में। अच्छा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या होती है, देखो, किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन होती है ना वो रैंडमली नहीं बढ़ती, वो एक पैटर्न को फॉलो करती है, और इसी पैटर्न को हम बोलते हैं, है ना, इसी पैटर्न की हम बात करें, इसी पैटर्न, ये जब ये पैटर्न चेंज होता है इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। और ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न, ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है प्रॉपर तरीके से, ये डेमोग्राफिक साइकिल का पार्ट है। और ये जो पूरी डेमोग्राफिक साइकिल है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन रैंडमली नहीं बढ़ रही, वो एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, और इस पैटर्न को हमने नाम दिया है डेमोग्राफिक साइकिल का, जो कि 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। अरे क्या हो रहा है भाई, अरे अरे अरे, अरे ये एकदम से हैंग कर गया। हाँ, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है ये 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा तीनों पार्ट्स के बारे में। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हमारा, अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, अरे भाई एक, एक मिनट रुक जाओ।
एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। चलिए, तो अब जैसे मैं बात करूं, ये हमारा पूरा इसका एक जो डायग्राम टाइप है, इसकी हम बात कर लेते हैं। पूरा जो मैंने ये जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस ग्राफ में ये हमारा टाइम है ना, और ये हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट है, ठीक है ना। अब यहां पे बोला गया है कि स्टार्टिंग में, अब इसको ना हमने 3 स्टेज में डिवाइड किया है। स्टार्टिंग में आप देखोगे बर्थ रेट और डेथ रेट सेम होता है सर, बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों बराबर हैं और दोनों बढ़ रहे हैं सर। बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही हाई, दोनों हाई हैं सर, ठीक है सर। फर्स्ट स्टेज हमारी, अच्छा इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि ऐसा क्यों है सर। उसके बाद देखोगे जैसे ही हम सेकंड स्टेज में एंटर करते हैं, तो सेकंड स्टेज में हमारा जो बर्थ रेट है ये हाई रहेगा सर, लेकिन हमारा जो डेथ रेट है ये एक्सपोनेंशियली तरीके से क्या करने लगेगा, ये डिक्रीज करने लगेगा सर। ये हमारा सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में हमारा डेथ रेट बर्थ रेट हाई था, दोनों बराबर थे। सेकंड स्टेज आते आते आप देखोगे हमारा जो बर्थ रेट है ये हाई है और डेथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल तरीके से डिक्रीज होने लगता है, फॉल होने लगता है। और याद रखना सेकंड स्टेज के एंड में आते आते हमारा बर्थ रेट भी फॉल होने लगता है, एंड देन वी एंटर्ड इन थर्ड स्टेज। और थर्ड स्टेज की मैं बात करूं तो यहां पर फिर से आपको हमारा डेथ रेट और बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर दिखेंगे, लेकिन दोनों में आप क्या चेंज आ गया, दोनों ही डिक्रीज हो चुके हैं, दोनों ही डिक्रीज हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आपका दिखता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अब इसमें समझो इसमें होता क्या है, इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हमारी जो स्टेज वन है, इसमें हम एक तरीके से अग्रेरियन पॉपुलेशन थे, गांव में रहते थे, इलिटरेट थे सर, इलिटरेट थे, है ना। हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, तो यहां इस केस में, और हां हमारे पास नो मेडिकल फैसिलिटीज, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी जैसे आज होते हैं, कोई मेडिकल साइंस डेवलप उस टाइम पे ज्यादा नहीं हुई थी। तो हर देश इस स्टेज से गुजरता है, हर देश, किसी भी देश की हम बात करें, जब वहां पर मैक्सिमम अग्रेरियन पॉपुलेशन होती है, रूरल पॉपुलेशन होती है, जिनको फैमिली प्लानिंग का पता नहीं होता, जो लिटरेट होते हैं, है ना, और इधर आपको कोई मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही, तो यहां पर हमेशा आपको क्या दिखेगा, यहां पर आपको हमेशा बर्थ रेट ज्यादा दिखेंगे और डेथ रेट भी ज्यादा दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने मर भी रहे हैं। बच्चे मर क्यों रहे हैं? क्योंकि वहां पर फैसिलिटीज नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, साफ सफाई नहीं है, इलाज नहीं है बीमारियों का। पुराने टाइम पर ऐसे हुआ करता होगा, आप अगर अपनी दादी से पूछोगे, अपने दादाजी से पूछोगे कि कितने बच्चे थे, तो वो एक्स्ट्रा ही बताएंगे, 7-8 बच्चे थे, 2-3 तो मर गए पैदा होते, क्योंकि उनका क्या था, उस टाइम पर ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड था, गांव से शहरों तक सड़क नहीं हुआ करती थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, हॉस्पिटल्स भी बहुत दूर हुआ करते थे, और इतना इलाज भी डेवलप नहीं हुआ था। कोई छोटी मोटी बीमारी हुई तो मर जाया करते थे। तो स्टेज 1 में मर भी लोग ज्यादा हैं, अब क्योंकि मर रहे हैं तो पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उसको कंपनसेट किया जा सके। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, सेकंड स्टेज आते आते आप देखोगे कि यहां पर एक बहुत बड़ा चेंज आया सर, ये गैप आ गया, और इस गैप ने पूरी पॉपुलेशन को चेंज करके रख दिया। अब इस गैप ने क्या किया, इस गैप ने पॉपुलेशन को बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि अभी भी लोग बच्चे उतने ही पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमारी डेथ रेट फॉल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आज अब हमारी मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल साइंस डेवलप हो चुकी है, सैनिटेशन डेवलप हो चुका है, तो मरने वालों की तादाद कम हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो चुका है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमारी बर्थ रेट तो बढ़े रहे, लेकिन डेथ रेट एक्सपोनेंशियली फॉल होने लगे। लेकिन इवेंचुअली आप देखोगे कि सेकंड स्टेज में आते आते हमारे बर्थ रेट भी फॉल होने लगेंगे। उसके बाद हमारी एंट्री होती है थर्ड स्टेज में, जहां पर दोनों फॉल होने लगते हैं। अब यहां पर पूरी जो हमारी पॉपुलेशन है वो एजुकेट हो चुकी है, और याद रखना कि अगर मैं स्टेज 3 की बात करूं, स्टेज 3 की मैं बात करूं, तो यहां पर जो हमारी अग्रेरियन पॉपुलेशन है, दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन है, एक लिटरेट पॉपुलेशन है, लिटरेट पॉपुलेशन है सर, ये एक लिटरेट पॉपुलेशन है सर, ठीक है ना। प्लस
मेडिकल फैसिलिटीज, एडवांस साइंस डेवलप हो चुकी है, लोगों ने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, तो यहां पर फिर हमारे बर्थ भी कंट्रोल हो गए, डेथ भी कंट्रोल हो गए। ये हमारी थर्ड स्टेज है, ठीक है ना। तो किसी भी देश की अगर हम बात करें तो वो स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3 तक, उस किसी भी कंट्री की हम बात करें उसको हमेशा इन 3 स्टेज से गो थ्रू करना पड़ता है। जैसे हम बात करें, ये फर्स्ट स्टेज में आप देखोगे कि जो हमारे मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इनकी हम बात करें, जो भी हमारा, जैसे बांग्लादेश की हम बात करें, बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इंडिया हमारा अभी भी सेकंड स्टेज में, इंडिया की हम बात करें, पेरू की हम बात करें, श्रीलंका की हम बात करें, ये। और थर्ड स्टेज की मैं बात करूं तो उसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक कनाडा, यूएसए, जापान, तो ये सारे देश आ जाते हैं। तो इसमें इसी चीज को जो यहां पर समझाने की जो है कोशिश की गई है, ठीक है ना। ये हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये सब कुछ मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिया है सर, है ना। स्टेज 1 हाई फ्लक्चुएटिंग, स्टेज सेकंड में एक्सपेंड हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एंड उसके बाद आप देखोगे कि स्टेज में आपको लो फ्लक्चुएटिंग दिखाई देगी, जिसमें आप देखोगे बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों कंट्रोल हो चुके हैं। समझ में आया ना, क्लियर हुआ। चले ठीक है, अब हम यहां पे बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो चुकी है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, तो उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल है सर। तो यहां पर हम बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर के बारे में, क्योंकि समझो हमारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड और हमारे रिसोर्सेज धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं, स्लोली बढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रहे, लेकिन हमारी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि हो सकता है कि हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाए और रिसोर्सेज कम हो जाए, तो हमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को एक टाइम पर आके कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे देशों ने किया भी है। ठीक है सर। यहां पे हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यहां पर फैमिली प्लानिंग का एक्सेस होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग की हम बात करते हैं तो फैमिली प्लानिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हम क्या करते हैं सर, हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स वगैरह होती हैं, प्रोटेक्शन होता है, इन सबका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम फैमिली को आगे ना बढ़ाएं, बच्चे पैदा ना हो, ये सारी चीजें करते हैं। तो फैमिली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है सर। इससे कहीं ना कहीं वुमेन की हेल्थ भी इंप्रूव होती है और कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एकदम थम जाती है, कंट्रोल हो जाती है। फॉर एग्जांपल चाइना का एग्जांपल लेता हूं। आज से 20 साल पहले चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी शुरू की थी और इन्होंने बोला कि भाई कोई भी एक से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगा। आज के टाइम पर चाइना की पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल हो चुकी है, तभी आप देखोगे ना हम फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं, चाइना सेकंड पोजीशन पे आ गया। ओके सर। अच्छा, फिर आप देखोगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं सर। अच्छा, सरकार एक काम और कर सकते हैं, टैक्स डिसइंसेंटिव्स। अच्छा, टैक्स डिसइंटेंसिव का मतलब क्या होता है, आप समझो। होता क्या है, सरकार, जैसे चाइना ने किया था, चाइना ने क्या बोला था कि अगर आप एक से ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो हम जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं वो नहीं देंगे, जो भी हम टैक्स में एग्जम्पशन देते हैं, छूट देते हैं, वो हम तुमको नहीं देंगे। जो एग्जेम्प्ट कर देते हैं ना टैक्स में, ये छूट मिलेगी, वो छूट मिलेगी, टैक्स तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा, जो भी टैक्स से रिलेटेड जो भी छूट सरकार देती है वो तुम्हें नहीं दी जाएगी। तो अब ये सब हम अगर करेंगे, सारी पॉलिसीज बना देंगे, तो लोग ऐसे ही बच्चे पैदा करने बंद कर देंगे। तो ये सारे मेजर्स हम ले सकते हैं ताकि हम क्या कर सके, हम बर्थ कंट्रोल कर सके, हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सके। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, अब यहां पर एक थ्योरी है सर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है सर, थॉमस माल्थस की थ्योरी। थॉमस माल्थस की हम बात करें, एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हुए, एक बहुत बड़े थिंकर हुए। इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला, इन्होंने एक ग्राफ बनाया, इन्होंने थॉमस माल्थस ग्राफ बोलते हैं उसको, माल्थस ग्राफ बोलते हैं। इन्होंने बोला कि देखो हमारी पॉपुलेशन तो धीरे धीरे, हमारे रिसोर्सेस तो धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज हो रहे हैं, बट हमारी पॉपुलेशन तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर हम आ जाएंगे, ये जो स्टेज आएगी जहां पर पॉपुलेशन क्रॉस कर जाएगी रिसोर्सेज को, तो यहां पर आपको बहुत ही बेकार कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, बहुत ही ज्यादा घटिया कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पर हो सकता है कि लोग खाने की कमी की वजह से लोग भूखे मरे, है ना, खाने की कमी की वजह से, है ना, बहुत सारी बीमारियां हो जाएं, लोग आपस में लड़ रहे हैं रिसोर्सेज की वजह से, तो ये सारी सिचुएशन देखने को आपको मिलेगी। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ सर, प्रिवेंटिव चेक्स का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ने से पहले ही हमने प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए, हमने उसको कंट्रोल कर लिया, हमने फैमिली प्लानिंग की, हमने आसानी से प्रोटेक्शन और जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह जो होती हैं उनको अवेलेबल करवाया, हमने लोगों को एजुकेट किया, उन्हें अवेयर करवाया, हमने बहुत सारे अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस बना दिए जिससे कि बर्थ कंट्रोल हो। तो ये क्या है सर, ये हमारे प्रिवेंटिव चेक्स, मतलब डैमेज होने से पहले ही हमने उसको रोक लिया। और दूसरे हमारे फिजिकल चेक्स या फिर पॉजिटिव चेक्स। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि अब डैमेज हो चुकी है, अब डैमेज हो चुकी है, अब क्या हो रहा है, अब नेचुरल तरीके से पॉपुलेशन कम हो रही है। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि हो सकता है किसी साल में ड्रॉट आ जाए, सूखा पड़ जाए,
उसके बाद खाना ना हो तो जिनके पास है उनको तो मिल जाएगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो भूखे मरेंगे। अब मर तो यहां पे भी रहे हैं, पॉपुलेशन तो यहां पर भी कम हो रही है, बट वो फिजिकल तरीके से हो रही है, जो गलत तरीके से हो रही है। तो इन्होंने बोला कि डैमेज होने के बाद तो फिर भी पॉपुलेशन मरनी है ना, फिर भी आप देखोगे वॉर होंगे, फैमाइन आएगी तो लोग हजारों लोग मरेंगे। तो इससे अच्छा क्या, इससे अच्छा पहले ही हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें, इससे अच्छा पहले ही हम पॉपुलेशन को प्रिवेंट कर लें। तो यहां पर इसलिए बोला गया है प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन फिजिकल चेक्स। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, तो आप देखोगे इन्होंने एंड में यही बोला कि दुनिया को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बारे में सोचना चाहिए और हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ें। और इसी के साथ हमारा जो खूबसूरत सा जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। आई होप आपको इतनी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में। और मैंने जितना बोला था टाइम, उतने टाइम में मैंने खत्म करवा दिया है। तो बताना यार कैसा लगा है चैप्टर, मजा आया नहीं आया। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और प्लीज इस चैप्टर को एक बार रिवाइज भी कर लेना। एक बार मैंने पढ़ा तो दिया है, खुद से भी एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है ना, चलो बाय बाय, टेक केयर।